हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमृत राज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एलएन डिजिटल के इस शानदार सीरीज में जिसका नाम है तेजस। और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इसका मार्क 2। और इस मार्क 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और उसके सॉल्यूशंस। हम आपको बताएंगे बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट अप्रोच मेथड्स इस डिस्कशन सेशन में। तो बच्चों देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआई और एसी। तो ईएमआई और एसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देरी किस बात की, विदाउट डिले आइए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने बच्चों एक पहला क्वेश्चन जो है एक पैराग्राफ से रिलेटेड है। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें तो क्या बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन एक्स वाई प्लेन विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो लेट्स से अगर मैं मान लूं एक पॉइंट चार्ज है, ये एक्स वाई प्लेन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है और इसकी वैल्यू क्यू है। अगर मैं स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो मैं इसको एक्स, इसको वाई और ऐसे जेड आउटसाइड ले सकता हूं। अच्छा, फिर हमसे बोल रहा है दिस कैन बी कंसीडर्ड एट इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग अ स्टेडी करंट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। मतलब इसको एक करंट कैरिंग लूप की तरह समझा जा सकता है जिसमें स्टेडी करंट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई है। बिल्कुल सही है, यही इसमें स्टेडी करंट होता है क्योंकि चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, यानी चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट मीन्स एक रिवॉल्यूशन में कितना चार्ज इस लूप से पास हो गया, दैट इज करंट ओवर हियर। A uniform magnetic field along the positive z axis। देखिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं क्वेश्चन में उसको हम पहले ही अंडरलाइन कर लें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड के अलोंग स्विच्ड ऑन कर दिया गया। लाइक पॉजिटिव जेड के अलोंग ये मैग्नेटिक फील्ड स्विच्ड ऑन कर दिया गया, राइट, विच इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 0 टू बी इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में 0 से बी को वो इंक्रीज करता है। अज्यूमिंग दैट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट, ये जो ऑर्बिट है इसका रेडियस कांस्टेंट मानते हुए द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस द ईएमएफ इन द ऑर्बिट। The induced EMF is defined as the work done by an induced electric field in moving a unit positive charge around a closed loop। बच्चों जब भी बी चेंज होता है स्पेस में तो हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और वो क्या करता है, इस चार्ज को लूप में घुमाता है। तो वही बोल रहा है कि वर्क डन बाय दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड अ क्लोज लूप में घुमाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। It is known that for an orbiting charge, the magnetic dipole moment, again very important point, magnetic dipole moment is proportional to the angular momentum with a proportionality constant gamma। तो हम जानते हैं कि अगर एक चार्ज लूप में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होती है उसको हम गामा बोलते हैं। ये कहां से आता है, तो एमईसी में पढ़ाया जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग चार्ज और अन ऑर्बिटिंग चार्ज का मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो यहां से हम एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल के ले आते हैं। अगर आपको याद होगा तो यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है दैट इज Q अपॉन 2m, इसके बराबर होता है, वेयर Q इज द चार्ज एंड m इज द मास ऑफ पार्टिकल। अब यहां पर स्मॉल q की जगह हम बेटर होगा कैपिटल Q ले लें, बिकॉज क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर कैपिटल Q दिया हुआ है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू Q अपॉन 2m इंटू एल। देखिए बच्चों यहां से म्यू एल के प्रोपोर्शनल आ रहा है और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट गामा है वो कुछ नहीं है, वो Q अपॉन 2m है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू गामा एल। इसी के बारे में यहां पर इसने बात की है। तो चलिए क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ से रिलेटेड था और इस पैराग्राफ को हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहां पर बोल रहा है द चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो से बी पहुंचने में जितने समय में पहुंचता है उतने समय में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट
का चेंज कितना होगा वही बोल रहा हमसे। तो देखिए बच्चों, अगर हमने पीछे जो फॉर्मूला निकाला था उसमें ये था म्यू इज इक्वल टू गामा एल, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं चेंज इन म्यू डेल्टा म्यू चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस गामा तो कांस्टेंट है, गामा टाइम्स डेल्टा एल। मतलब अगर हमें कहीं ना कहीं से डेल्टा एल मिल जाए वेयर एल इज एंगुलर मोमेंटम, तो डेल्टा एल क्या देता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर हमें डेल्टा एल की वैल्यू मिल जाए तो हम आसानी से डेल्टा म्यू निकाल सकते हैं। अब सोचिए डेल्टा एल कैसे निकाला जा सकता है। तो एक तो हम जानते हैं एल इनिशियल माइनस एल फाइनल, लेकिन एक रिलेशन आता है डेल्टा एल का जिसको हम ऐसे देख सकते हैं, टॉर्क से देख सकते हैं। अच्छा, ये टॉर्क का आइडिया लगा कहां से? बिकॉज चार्ज रिवॉल्व कर रहा है एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डेफिनेटली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो उसका कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा सेंटर के अबाउट। इसलिए हमारे दिमाग में आया क्यों ना टॉर्क और एल में रिलेशन जो होता है उसका यूटिलाइज किया जाए। तो हम जानते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डीएल अपॉन डी। तो हम डेफिनेटली यहां से बोल सकते हैं dl इज इक्वल टू ये आ जाता है टाउ dt। ठीक है, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो यहां से आ जाएगा डेल्टा l और यहां से आ जाता है टाउ dt का इंटीग्रल। ठीक है, अब हमें टाउ लिखना है कि उस पर टॉर्क कितना है। तो देखिए बच्चों, टाउ कैसे लिखें, जैसे हमने मान लिया कि ये चार्ज जैसे रिवॉल्व कर रहा है क्यू चार्ज, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखिए अगर ये बी आउटवर्ड है और इंक्रीज कर रहा है, तो इस रीजन में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि बी बाहर इंक्रीज कर रहा है तो इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से आएगा कि इस बी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, कंपनसेट करेगा। इसका मतलब ये लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनाने की कोशिश करेगा, जिसके लिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट मीन्स वो इनसाइड आएगा लूप का। ठीक है, अब उसके लिए इनसाइड के लिए जो चार्ज है वो इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिकॉज चार्ज ऐसे रिवॉल्व करना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा फोर्स कब लग सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो तो फोर्स ऐसे लग सकता है, तभी चार्ज यूं रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करें, हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना चाहूं तो दैट इज प्रीटी ऑब्वियस कि इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और यहां पर हमारा चार्ज है Q। ठीक है, तो हम इस पर अगर फोर्स निकालें बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आ जाएगा Q इंटू ई। ठीक, अच्छा अगर टॉर्क निकालें सेंटर के अबाउट तो दैट इज Q E इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, राइट। तो ये हमारा टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब E इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों कैसे आती है, तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू R/2, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और ये आ जाता है dB अपॉन dt। अब देखिए यहां पर एक पूरे टाइम इंटरवल की बात किया है B, तो उसमें हम डेल्टा B ले लेंगे, पूरे B का चेंज, और जो टाइम इंटरवल है dt वो डेल्टा t ले लेंगे और वो 1 सेकेंड है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं R/2, B की वैल्यू आ जाएगी B माइनस 0, इनिशियल 0 थी तो ये आ जाएगा B और ये आ जाएगा 1 सेकेंड, दैट मीन्स BR/2 आ जाएगा E का वैल्यू। तो देखिए जो हमारा टॉर्क आएगा वो आ जाएगा F इंटू R। ठीक है, F की वैल्यू कितनी है, Q इंटू E के बराबर, E है B इंटू R अपॉन 2, और एक और R है तो QBR²/2, ये टाउ की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहां पर इसको रिप्लेस करूं तो ये QBR²/2 और dt, तो ये तो पूरा कांस्टेंट आ गया, तो इसको बाहर कर सकते हो और dt का इंटीग्रल t डेल्टा t आ जाएगा, दैट इज 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा L है ना वो QBR²/2 है। ठीक है, QBR²/2 के जैसा है। अब यहां पर हमें पूछ रहा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका चेंज कितना, तो पहले ही हम बता चुके हैं गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू आ चुकी है, अब बस इसमें गामा से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसा दिखेगा, तो लाइक यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा म्यू इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ QBR²/2। अब देखिए चेक करते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन गामा बी QR²/2 सी ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बी ऑप्शन भी वही है
बट उसमें साइन उल्टा है, माइनस साइन है। तो हम सोच में पड़ गए कि भाई इसमें से कौन सा चुना जाए। तो अगर फिर से यहां है तो जो ये हमने इंटीग्रेशन करा है ये तो मैग्नीट्यूड के लिए करा है और ये स्केलर में किया है। लेकिन ध्यान रहे ये जो हमारा डेल्टा एल है और जो राइट साइड हमने टाउ निकाला ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। दैट मीन्स डेल्टा एल का डायरेक्शन वही होगा जो कि टाउ का डायरेक्शन होगा। अच्छा, और म्यू का डायरेक्शन, डेल्टा म्यू का डायरेक्शन वही होगा जो डेल्टा एल का होगा। तो हम टाउ का डायरेक्शन निकाल लें तो आसानी से हम डेल्टा म्यू में साइन का यूज कर सकते हैं, इसीलिए यहां पर साइन डिफरेंस दिख रहा है। तो देखिए यहां पर जो टाउ का डायरेक्शन है, देखिए ये फोर्स लग रहा है F और ये है R। तो हम ये देखते हैं R हमेशा रेडियली आउटवर्ड ऐसे फोर्स की तरफ होगा, R क्रॉस F। तो ये किधर आया, ये इनसाइड आया, इनसाइड। दैट मीन्स जो टाउ का डायरेक्शन आया वो इनसाइड आया। इनसाइड यानी कि किस डायरेक्शन में, माइनस के की डायरेक्शन में। वहीं से एक माइनस साइन को उठाया गया है और यहां पर लगा दिया गया है। दैट्स वाई यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी ना होके करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, बी ऑप्शन होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये देखिए, ये फिर से ये हमारे पास पैराग्राफ है, वही पैराग्राफ जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इस पैराग्राफ में बोल रहा है a point charge q is moving in a circular orbit of radius r in xy plane with an angular velocity omega. This can be considered as equivalent to a loop carrying a steady current q omega upon 2 pi. पैराग्राफ में ऑब्वियसली यहां पर एक q चार्ज है जो कि रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में, ये ऑर्बिट कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में दे रखा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई और पॉजिटिव जेड को बाहर लेते हैं। फिर हमसे बोला गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसको स्विच ऑन कर दिया गया और ये 0 से b तक इंक्रीज कर गया 1 सेकेंड में। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट और ये बोल रहा है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज रिवॉल्व हुआ और इसकी वजह से इसका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आएगा, एक इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा और फिर इसका एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, वो एंगुलर मोमेंटम का चेंज भी आएगा और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी बदलेगा। तो हमसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑर्बिट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या होगा यहां पर, हम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है R/2 और dB अपॉन dt। अगर इंटरवल लार्ज है तो हम ऐसा लिख सकते हैं R/2, इसको लिख सकते हैं डेल्टा बी और इसको डेल्टा टी। तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में गिवन था वो डेल्टा बी की वैल्यू b-0 होगी क्योंकि 0 से b तक इंक्रीज कर रहा है और यहां पर डेल्टा टी की वैल्यू ये होगी 1 सेकेंड। तो डेफिनेटली हम यहां पर b इंटू R/2 ये हम क्या लिख देंगे, ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो ये हमने काफी इजीली फॉर्मूला बेस्ड था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट टाइम t is equal to 0 टर्मिनल A in the circuit shown in the figure is connected to B by a key and alternating current I as a function of t is I0 cos omega t. With I0 is equal to 1 ampere and omega is equal to 500 radian per second starts flowing in it with initial direction shown in the figure. At t is equal to 7 pi by 6 omega, the key is switched from B to D. की को B से D की ओर स्विच कर दिया गया। ये जैसे डायग्राम है, पहले तो A B कनेक्टेड और फिर इसको B को D की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। At t is equal to 7 pi by 6 omega, the key is switched from B to D. Now onwards only A and D are connected. इसके बाद केवल A और D कनेक्टेड हैं और टोटल चार्ज Q flows from battery to the charge to charge the capacitor fully. अब इसके बाद से टोटल चार्ज Q बैटरी से सप्लाई होता है किधर, कैपेसिटर की ओर, उसको फुल चार्ज करने के लिए। और R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 ओम दे रखा है। एंड द बैटरी इज आइडियल विथ EMF 50 वोल्ट, 50 वोल्ट की बैटरी है द करेक्ट स्टेटमेंट। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
जिसमें एक से अधिक करेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर t इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा इज 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 कूलम। अब सबसे पहले बच्चों हम लेफ्ट सर्किट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम ये डायग्राम बना लेंगे फिर से। तो देखिए, ये डायग्राम में हम आई करंट का इनिशियल डायरेक्शन इधर है और ये की ऐसे कनेक्टेड है और कैपेसिटर कुछ इस तरह से है और ये हमारा एसी सोर्स है और फिर यहाँ से कैपेसिटर ये 20 और फिर ये कनेक्ट हो गया, ठीक। अब ये है 20 माइक्रोफैराड, ठीक, और I की वैल्यू I नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो ये 20 माइक्रोफैराड है और I की वैल्यू I नॉट कॉस ओमेगा टी दे रखा है और डायरेक्शन भी हमें मेंशन किया है। तो देखिए, अगर t जीरो की बात करें एट t इज इक्वल टू 0, तो ये जो कॉस ओमेगा टी है 0 हो जाएगा और I की वैल्यू I नॉट और डायरेक्शन दे ही रखा है। इसका मतलब करंट ये जा रहा है, ये जा रहा है किधर, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज इस पे जमा हो रहा होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि करंट इधर जा रहा है और इधर कुछ नेगेटिव, ऐसा सीन बनेगा क्योंकि करंट लगातार इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अच्छा, अब टोटल टी टाइम में कितना चार्ज इस पर एक्यूमुलेट हुआ, दैट मीन्स वो जो टाइम दे रखा है ना हमारा 7 पाई बाई 6 ओमेगा, उसमें कितना एक्यूमुलेट हुआ, आई नॉट की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखा है। इसको देखने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, और ये अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू आई डी टी का इंटीग्रेशन, दिस इज आई नॉट और इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी, तो आई नॉट अपॉन ओमेगा और इसका आ जाएगा साइन ओमेगा टी और इसमें लिमिट लगा दूंगा 0 से लेके वो जो टाइम गिवन है 7 पाई अपॉन 6 ओमेगा, ठीक है। अब देखिए, आई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 500 इंटू, अब लिमिट रखे तो 7 पाई बाई 6 ओमेगा, तो ये 7 पाई बाई 6 हो जाएगा साइन 7 पाई बाई 6 और माइनस कितना, तो 0, साइन 0 की वैल्यू 0। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 पाई बाई 6, तो दैट इज माइनस साइन पाई बाई 6, तो ये माइनस में आ जाएगा 1 अपॉन 500 और ये 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा -1 मिली कूलम, ठीक है। अब -1 मिली कूलम क्या इंडिकेट करता है, इसको देख लेते हैं। इसका मतलब ये जो प्लेट है इस पर एट t इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा में जो टोटल चार्ज इस पर आएगा वो आ जाएगा माइनस, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट हो जाएगा -1 मिली कूलम और इस पर आ जाएगा +1 मिली कूलम, ठीक है। अब जरा प्रोसेस को ध्यान से देख लेते हैं कि प्रोसेस हुआ कैसे। तो अगर मैं इसको और अच्छे से एनालाइज करूं तो I वर्सेस T का मैं ग्राफ बना सकता हूं और वो कैसा दिखेगा, T0 पर ये कॉस का ग्राफ है तो कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं एक साइकिल का बनाऊं तो ये जो टाइम दे रखा है ना ये टाइम एक टाइम पीरियड से कम ही का टाइम है, तो अगर मैं थीटा से उसको थीटा में कन्वर्ट कर दूं या सिंपल इस एक्सिस पर मैं ओमेगा टी की वैल्यू बना दूं तो वो टी है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाई 6। अब देखिए, यहां अगर 0 है तो ये पूरा साइकिल यहां कंप्लीट हो जाएगा, तो ये होगा 2 पाई। अब 7 पाई बाई 6 का मतलब क्या है, पाई प्लस पाई बाई 6, दैट मीन्स पाई प्लस पाई बाई 6, पाई यानी कि 180 डिग्री, तो ये हो गया 90 यहां तक और ये हो गया 180, यानी ये पाई वैल्यू हो गई और पाई बाई 6 और ऐड कर लें तो कहीं यहां पर आएगा, ये पॉइंट यहां पर आएगा। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो पहले करंट मैक्सिमम था तो मैं I इंटू टी, वो हमने जो इंटीग्रल किया है I dt, ये एक्चुअल में एरिया अंडर कर्व है और ये जो टोटल निकला है ये अलजेब्रिक एरिया निकला है। तो हम यहां से भी देख सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली एक टाइम तक लाइक कि ये 0 है तो ये डेफिनेटली इसका T/4 हो जाएगा, ठीक है। तो T/4 तक इस पर पॉजिटिव जमा होगा और उसके बाद से अब घटना चालू करेगा तो वापस से T/2 में क्या हो जाएगा 0, मतलब वापस से कैपेसिटर डिस्चार्ज और फिर से अब उल्टा चार्ज चलना चालू होगा। दैट्स वाई ये जो पोर्शन है तो ये चार्ज तो गायब, ये जो पोर्शन है नेगेटिव चार्ज को दिखाता है, दैट मीन्स कि यहां पर जो फाइनल चार्ज आया अपर प्लेट पर वो -1 कूलम मिल रहा है, ठीक है।
अब हमसे बोल रहा है कि मैक्सिमम चार्ज कितना रहा होगा, तो डेफिनेटली जो मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो कुछ इतने एरिया के बराबर होगा। वो कितने टाइम इंटरवल तक होगा, तो एक बात तो तय है कि यहां तक जो चार्ज जमा हुआ है वो मैक्सिमम नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम से जीरो हुआ और फिर यहां तक चार्ज जीरो हो गया क्योंकि एरिया जीरो हो गया और वापस से उल्टा चार्ज बढ़ने लगा, तो इस टाइम पर मैक्सिमम चार्ज तो नहीं है। दैट मीन्स कि हमें जो ऑप्शन में बोल रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज इज 1 मिली कूलम, 1 इंटू 10⁻³ मैक्सिमम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ये होगा नहीं। द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर t इज इक्वल टू 7π/6 इज क्लॉकवाइज। तो करंट इन द सर्किट जस्ट बिफोर, तो देखिए फिर से इसको एनालाइज करते हैं। जब इस पर माइनस चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है तो ये देखिए करंट का डायरेक्शन, इस ग्राफ से हम देख सकते हैं करंट का डायरेक्शन भी उल्टा है, मतलब इनिशियल डायरेक्शन के उल्टा रिवर्स में करंट बहेगा। तो ये हमारा जो आंसर है ना क्लॉकवाइज ना होके एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ऑप्शन में क्या देखा, द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर इज क्लॉकवाइज, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्लॉकवाइज तो इनिशियल दे रखा है। फिर बोल रहा है इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी, जैसे ए को डी से कनेक्ट किया गया, द करंट इन आर इज 10 एम्पियर, आर में जो करंट आएगा वो 10 एम्पियर, ठीक है। अब इस सिचुएशन को बच्चों एनालाइज कर लेते हैं। तो अब हम एक फ्रेश फिर से सेकंड डायग्राम बनाएंगे जिस पर ऊपर आएगा -1 मिली कूलम और नीचे आएगा +1 मिली कूलम, ठीक है। और इसको मैं एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 10 ओम इससे कनेक्ट कर दूंगा और इधर हमें एक बैटरी दे रखी है, डेफिनेटली वो है 50 वोल्ट। तो ये देखिए ये 50 वोल्ट की एक बैटरी है 50 वोल्ट की। तो बोल रहा है जस्ट, ये हमसे ऑप्शन में बोल रहा है इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड, जैसे इसको इससे कनेक्ट किया गया द करंट इन आर इज 10 एम्पियर। तो अब देखिए करंट कैसे निकलेगा, जैसे कनेक्ट किया गया तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, दैट मींस इंस्टेंटेनियस वो भी एक बैटरी की तरह ही काम करेगा, अज्यूम हम कर सकते हैं। तो जो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी वो आएगी Q/C, और ये हाई होगा और ये लो होगा। दैट मींस इसकी जगह हम एक इक्विवेलेंट बैटरी पुट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ बैटरी अज्यूम कर सकते हैं और इसकी वैल्यू कितनी है Q/C, दैट मींस 10⁻⁻⁻C अपॉन ये कैपेसिटर जो है वो है 20 माइक्रोफैराड का, तो ये आ गया 20 इंटू 10⁻⁻6, तो ये -3 से -3 चला गया, ऊपर जाएगा 10⁻³ यानी 1000 और 1000 डिवाइडेड बाई 20, यानी ये कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस 50। तो ये देखिए 50 वोल्ट आ गया। अब हम देख सकते हैं इस सर्किट में ये 50 वोल्ट और ये 50 वोल्ट की बैटरी सपोर्टिंग है, एक दूसरे को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है बच्चों। तो ये सपोर्टिंग बैटरी जो है वो टोटल कितना क्रिएट कर रही है, 100 वोल्ट। तो जो हमारा करंट आ जाएगा दैट इज 100/10, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 एम्पियर। अब देखिए ऑप्शन में 10 एम्पियर दिया है कि नहीं, डेफिनेटली यहां पर 10 एम्पियर दिया है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद से जो डी ऑप्शन में आते हैं Q इज इक्वल टू, अब Q क्या है देखिए, Q है नाउ टुवर्ड्स अ टोटल चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुली। जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज होता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट नहीं राइट हैंड साइड, तब तक टोटल चार्ज Q फ्लो होता है। अब फुली चार्ज इस कैपेसिटर को करने के लिए डेफिनेटली अब इस पर नया चार्ज रीअरेंज होगा, तो यही बैटरी काम करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल फाइनल इस पर जो चार्ज एक्यूमुलेट होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो दैट इज C इंटू V। कैपेसिटेंस कितना है इसका, तो 20 माइक्रोफैराड है, 20 इंटू 10⁻³ इंटू इसका बैटरी ये कितने की है, तो ये है 50। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये 0 0, तो यहां पर 2 0 चला गया, ये आएगा 10 अगेन, 10 इंटू यहां पर एक 0 बचा है और ये डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1। तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको एक बार और देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 2 10, 1000 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो फाइनल जो चार्ज इस पर आने वाला है वो आने वाला है कितना, ये 20 हमारे पास माइक्रोफैराड में है, तो यहाँ पर 10⁻³ और आएगा, 3 3 -6,
तो 1 × 10⁻³ तो डेफिनेटली यहां से आएगा 1 मिली कूलम। तो फाइनल चार्ज 1 मिली कूलम होना है। अब देखिए यहां पर आंसर कितना है, ये दिया है 2 मिली कूलम, ठीक है, वो 20 दे रखा है और टोटल कितना है हमारे पास 50, ठीक। अब हम ये देख सकते हैं यहां पर ये 50 और ये 50 वोल्ट की बैटरी है और ठीक है, और हाँ अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये भी 50, ये 50 मतलब ये फाइनल चार्ज है। पहले इस पर कितना चार्ज था तो हम वो भी देख लेंगे। तो पहले चार्ज अब फाइनली क्या होगा, इस पर होगा कितना, +1 मिली कूलम, ठीक है। और फाइनल हमारा कितना आने वाला है, तो इनिशियल था -1 मिली कूलम और फाइनल कितना आने वाला है 1 मिली कूलम। इसका मतलब इस पर टोटल चार्ज फ्लोन की वैल्यू आ जाएगी 2 मिली कूलम, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आने वाला है वो है 2 मिली कूलम। तो देखिए यहां पर जो आंसर हमारा आ रहा है दैट इज 2 मिली कूलम। तो 2 × 10⁻³ इसका मतलब सी और डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अ कंडक्टिंग लूप is in the shape of a right angled isosceles triangle of height 10 cm is kept such that the 90° vertex is very close to an infinitely long conducting wire. The wire is electrically neutral from the loop. The hypotenuse of the triangle is parallel to the wire. ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेनस है, ये इस वायर के पैरेलल है। फिर बोल रहा है द करंट इन द ट्रायंगुलर लूप इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये काउंटर क्लॉकवाइज उल्टे डायरेक्शन में है और इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट रेट, इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब बच्चों मैं इसको देख सकता हूं, ये एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिस्टम है, मतलब अगर इसमें करंट चेंज हुआ तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में भी करंट, इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो करंट इंड्यूस हो गया। अब पहला सवाल यही है कि इनफाइनाइट वायर में मतलब किस तरह से इंड्यूस ईएमएफ या करंट की बात करें तो हम इसको हमेशा अज्यूम कर सकते हैं लाइक अ लूप, एक कंप्लीट लूप जैसे जो कि इनफाइनाइट पे जाके कनेक्ट हो रहा है, तो हम ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं। तो आगे के डिस्कशन के लिए ये बात ध्यान में रखना। फिर बोल रहा है कि उसका डायरेक्शन उल्टा होगा। फिर बी ऑप्शन में देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वायर एंड द लूप। तो सबसे पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं। अगर इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज और करंट इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि इसकी वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पर ये होगी अपवर्ड। अगर मैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स को रोल करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगी और अगर आई इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी, दैट मीन्स फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। अब ये जो वायर है इस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, इसको घटाने के लिए इस जगह पर ये क्या करेगा, ये इस तरह से करंट इंड्यूस करेगा कि ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस टाइप का ले आए, यानी कि अंदर ले आए। अगर ये क्रॉस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड ले आता है तो ये किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो देखिए अगर मैं थंब को राइट साइड करूं और ऐसे रोल कर लूं, फिंगर्स को यूं कर्ल कर लूं, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है। डेफिनेटली अगर इसमें करंट राइटवर्ड्स जाए तभी फील्ड अंदर आ सकती है, लेफ्टवर्ड नहीं। मतलब ये करंट और ये करंट डायरेक्शन वाइज आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है द करंट इन द वायर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग द हाइपोटेनस, जो कि गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है बच्चों। दूसरे ऑप्शन की ओर आते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वायर एंड द लूप। बहुत कॉमन सेंस लगाते हैं कि रिपल्सिव फोर्स कैसे आ सकता है या फिर रिपल्सिव नहीं होगा। तो अगर मैं डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन तय कर चुका हूं, ये जो हाइपोटेनस है और ये जो करंट वायर है डेफिनेटली दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो हम जानते हैं कि सेम डायरेक्शन में होता है करंट तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस पर फोर्स इधर आएगा। लेकिन जब इस पर बात करें तो इस पर अगर फोर्स की बात करें तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से तो अंदर है, तो IL क्रॉस B को देखें, IL इस पर करंट ऐसे जा रहा है और क्रॉस B, तो ये फील्ड ऐसे मतलब फोर्स ऐसे आएगा F। इन द सेम वे इस पर करंट यूं जाएगा तो इस पर फोर्स ऐसे आएगा। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं इन दोनों फोर्सेस का सिमेट्री से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट एक इधर की तरफ बचेगा
और ये जो हाइपोटेनस पर फोर्स लग रहा है ये ऊपर की तरफ बचेगा। अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा है, तो लॉजिकली हम ये बोल सकते हैं डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर, बिकॉज ये वायर के ज्यादा क्लोजर है और ये दूर है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है नेट वो अवे लगेगा इनफाइनाइट वायर से, दैट इज रिपल्सिव इन नेचर। तो देखिए यहां पर रिपल्सिव नेचर का लगेगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एक ऑप्शन तो सही हो गया। इफ द लूप इज रोटेटेड एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट द वायर ऑन एन एडिशनल ईएमएफ ऑफ म्यू नॉट बाई पाई वोल्टेज इंड्यूस इन द वायर। अब बोल रहा है कि अगर लूप को हम ओमेगा से रोटेट करें, कांस्टेंट ओमेगा से वायर के अबाउट, ठीक है, तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये वायर है और ये लूप है मेरा। इस लूप को अगर मैं कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर दूं, कांस्टेंट ओमेगा से, तो ये एडिशनल ईएमएफ जनरेट करेगा। तो आंसर इज नो, बिकॉज अगर मैं इस पर किसी भी इंस्टेंट पर आई करंट मान लूं तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, जो इस लूप से एसोसिएटेड होगी, वो किस तरह से होगी, वो क्रॉस क्रॉस टाइप होगी, ठीक है। यानी जो टोटल फ्लक्स होगा वो कुछ निकलेगा समथिंग। अब जब वायर लेट्स से कि ये वर्टिकल पोजीशन में ट्रायंगुलर लूप है, अब ये ट्रायंगुलर लूप ऐसे घूम के हॉरिजॉन्टल हो गया, कुछ इस तरह से हो गया हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब भी अब इससे ये परपेंडिकुलर ही है, लूप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वायर, और उतनी ही फील्ड लाइंस निकलेगी। ये किसी भी पोजीशन में चली जाए ये इसके परपेंडिकुलर ही है लूप। तो फील्ड लाइंस का जो नंबर है, लाइक से कि रोटेट होके एक बार ऐसे चला गया, तो अब फील्ड लाइंस इसकी किधर आएगी, अपवर्ड्स आएगी, लेकिन नंबर वहीं रहेगा सेम। इसलिए किसी भी पोजीशन में हम बात कर ले, इससे जो टोटल फ्लक्स है ड्यू टू रोटेशन वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एडिशनल फ्लक्स, एडिशनल ईएमएफ कुछ भी नहीं जनरेट होगा। दैट मींस इट इज जीरो। इट मींस कि जो ये हमारा सी ऑप्शन बोल रहा है बहुत ही बेकार, इसमें कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी इंड्यूस नहीं करेगा। अब डी ऑप्शन की बात कर ले, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द वायर। अब वायर में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा इसको देखने के लिए देखिए, हम एक चीज जानते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होगा। चाहे मैं m, अगर इसको मान लूं मैं फर्स्ट और इसमें करंट मान लूं I1 और इसमें करंट मान लूं मैं I2, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं M12 इज इक्वल टू M21, ये तो हम जानते हैं। और अगर हम ऐसा बोले कि इसमें इस ट्रायंगुलर लूप में जो नेट इंड्यूस ईएमएफ है इसकी वैल्यू कितनी होगी ड्यू टू चेंज इन करंट इन I, तो डेफिनेटली हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई इंड्यूस की वैल्यू होगी यहां पर m यहां पर 1 2, मतलब 1 और 2 के बीच का, या 2 1 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इनटू di1 अपॉन dt, ऐसा हम आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो क्यों ना हम ई इंड्यूस निकालने के लिए हम पहले फाई निकाले, बिकॉज डी फाई को ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो डी फाई को इंटीग्रेट करके फाई निकालते हैं और वहां से ये आता है। और एक रिलेशन हम और जानते हैं कि यहां पर फाई एसोसिएटेड विद 2 ड्यू टू 1 इज M21, और ये इनटू कितना आ जाता है I1, ये रिलेशन भी आता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं M21 की वैल्यू, M21 इज इक्वल टू phi21 अपॉन I1। तो अगर phi21 की वैल्यू निकल जाए तो बहुत इजीली M21 निकाल सकते हैं, फिर उससे मतलब इंड्यूस ईएमएफ इन द वायर निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकाल लूं तो इससे M21 कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि यहां से मैं x दूरी पर जाता हूं और एक बहुत dx थिकनेस का छोटा सा, ये dx थिकनेस का बहुत थिन स्ट्रिप कंसीडर करता हूं, और ये डेफिनेटली 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ठीक है। ये यहां से x दूरी है तो ये 45 आएगा, और ये भी एंगल कितना आएगा 45, ये पूरा x है यहां से यहां तक, तो डेफिनेटली ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो ये जो पूरा लेंथ है ना, इसका लेंथ आएगा 2x। तो मैं लिख सकता हूं इसका एरिया dA इज इक्वल टू dx इंटू 2x। अच्छा, अब डी फाई लिखना हो तो क्या लिखूंगा, तो डी फाई इज इक्वल टू, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x इंटू
एरिया, स्मॉल एरिया इज 2x इंटू डी एक्स। तो देखिए 2x से ये 2x कट गया, तो टोटल फाई की अगर मैं वैल्यू लिख दूं तो इंटीग्रल डी फाई, और इसको इंटीग्रेट करें तो म्यू नॉट आई बाई पाई, ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन x, तो म्यू नॉट आई बाई पाई, और dx का इंटीग्रेशन कितना x, और x की लिमिट तो ये दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो x की लिमिट आ जाएगी 0 से 0.1, तो ये आ जाएगा इंटू 0.1। अच्छा, अब I कौन सा होगा, तो जो वायर में करंट बह रहा है, और इसको मैंने I1 माना है, I1, ठीक है। ये टोटल फाई आ गया, और ये क्या है, फाई 2 1, फाई एसोसिएटेड विथ 2 सेकेंड लूप ड्यू टू फर्स्ट एलिमेंट, तो यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट I1 0.1 अपॉन म्यू। अब M21 की बात करें तो M21 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, M21 इज फाई 2 1 अपॉन I मतलब I1, तो I1 कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू 0.1, ठीक। अब देखो, अब अगर मुझे इसकी वजह से, इसमें करंट चेंज की वजह से इस वायर में इंड्यूस ईएमएफ निकालना हो, तो डेफिनेटली ई इंड्यूस ईएमएफ इन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू M12 इंटू DI2 अपॉन DI, इसमें जो करंट का चेंज हो रहा है DI2 अपॉन DT, ठीक है। तो यहां पर M12 और M21 तो सेम है, तो डेफिनेटली म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू 0.1 और DI2 अपॉन DT, इस ट्रायंगुलर लूप में किस रेट से करंट चेंज हो रहा है ये हमें गिवन है, ये है 10 एम्पियर पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू अगर 10 रख दें तो ये हमारा रिजल्ट आने वाला है E इंड्यूस इन द वायर इज म्यू नॉट अपॉन पाई। ये कितना आ रहा है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन पाई। तो म्यू नॉट अपॉन पाई देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं, हाँ डेफिनेटली म्यू नॉट अपॉन पाई इज इन द ऑप्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द वायर इज म्यू नॉट अपॉन पाई, ठीक। तो बी और डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और एक न्यू इंसाइट मिला होगा आपको इस इनफाइनाइट वायर के बारे में, जिसको हम एक लूप की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है अ रिजिड वायर लूप ऑफ स्क्वायर शेप हैविंग साइड ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R is moving along x axis with constant velocity v naught in the plane of the paper at t is equal to 0, the right edge of the loop enters a region of length 3L। ये जो right edge है ना, ये 3L के रीजन में एंटर कर जाता है, where there is a uniform magnetic field B naught into the plane of the paper as shown। ये दिखाया है B naught, और बोल रहा है फॉर सफिशिएंटली लार्ज वी नॉट द लूप इवेंचुअली क्रॉसेस द रीजन, मतलब इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी दे दी गई है जिसके लिए लूप पूरा रीजन से बाहर चला जाता है। और बोल रहा है कि लेट एक्स बी द लोकेशन ऑफ द राइट एज ऑफ द लूप। किसी भी टाइम पर एक्स जो है, किसी भी टाइम पर ये एक्स दूरी चल जा रहा है राइट एज, तो हमें पूछ रहा है लेट वी एक्स आई एक्स एफ एक्स रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द लूप, करंट एज द लूप एंड फोर्स एज द लूप रेस्पेक्टिवली एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यानी कि ये हम x इज इक्वल टू 0 मानते हुए किसी भी इंस्टेंट पर अगर ये x दूरी पर राइट एज चला जा रहा है, तो उस इंस्टेंट पर हम क्या मानेंगे, एज अ फंक्शन ऑफ t v लिखना है, i लिखना है और f लिखना है। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब चीजों के बारे में कमेंट करना है। तो काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, डेफिनेटली इसमें बोल रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट को क्या ले लो, पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक प्लॉट्स आर करेक्ट, ठीक है, ग्रेविटी को इग्नोर करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया है, यहाँ पर i एज अ फंक्शन ऑफ x, f एज अ फंक्शन ऑफ x, i एज अ फंक्शन ऑफ x, अगेन v एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो देखिए बच्चों, यहां से एक चीज हम लिख सकते हैं कि जब ये लूप किसी भी इंस्टेंट पर कुछ ऐसे हो चुका होगा, लाइक कि ये लूप थोड़ा अंदर चला गया होगा, थोड़ा बाहर होगा, इस इंस्टेंट पर इसमें करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ भी होगा। लेकिन जिस इंस्टेंट पर ये पूरा अंदर होगा और अंदर ट्रैवल कर रहा होगा, उस इंस्टेंट पर इसमें करंट बिल्कुल नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स नहीं बदलेगा, और फिर बाहर निकलते वक्त भी करंट होगा। तो एक चीज अगर हम ध्यान से देखें कि इसमें डायरेक्शन से खेल रहा है, क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव ले लो, तो क्यों ना हम पहले करंट के डायरेक्शन पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो अगर हम करंट की डायरेक्शन पर बात कर लें तो देखिए यहां से क्या आएगा, अगर ये अंदर जा रहा है तो इस पर इसकी वेलोसिटी राइट साइड है, ठीक है। अब ये राइट साइड मूव कर रहा है v से। अब BLV जो है वो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी, और कैसे होगी, उसका डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे एसोसिएटेड फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो इस लूप में इस तरह से करंट इंड्यूस होगा कि इस फ्लक्स को घटाएगा, यानी अंदर की तरफ जो बढ़ रहा है उसको घटाने के लिए अपना फील्ड बाहर ले आएगा। दैट मीन्स कि इसमें काउंटर क्लॉकवाइज करंट क्या होगा, जनरेट होगा। तो जब एंटर करेगा तो काउंटर क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा, और काउंटर क्लॉकवाइज को इसने पॉजिटिव बोला है, यानी एंटर करते वक्त पॉजिटिव करंट, और डेफिनेटली जो एग्जिट करेगा उस समय नेगेटिव करंट, क्योंकि उस समय उल्टा प्रोसेस हो रहा होगा, फ्लक्स घट रहा होगा, तो उस समय क्लॉकवाइज इंड्यूस हो रहा होगा। तो अगर मैं इसी के बेसिस पर ग्राफ को देखूं ध्यान से, तो काउंटर क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव करंट, तो देखिए यहां पर करंट के दो ग्राफ हैं हमारे, करंट के दो ग्राफ हैं, ये वाला और ये वाला। तो इसमें ए में क्या दे रखा है, यहां पर जब 0 से L तक है, मतलब वो एंटर कर गया, जब एंटर करना स्टार्ट किया और एंटर कर गया तो पॉजिटिव करंट, और जब एग्जिट कर रहा है तब भी पॉजिटिव करंट है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन हो सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूं हो सकता है, क्योंकि ये इसके जो फॉर्म्स हैं, ये जो स्लोप्स है, ये भी हमें देखना होगा कि करंट एक्स के साथ लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, फिर लीनियरली इधर डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, क्या इसमें सिचुएशन होगी। फिर फोर्स का ये ग्राफ है, फिर डी का ग्राफ है, तो डेफिनेटली एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया। अब आते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यूज कैसे निकालें। तो देखिए बच्चों, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज को निकालना है तो हम मान लेते हैं कि किसी भी वक्त पर ये कुछ पोर्शन एंटर हो चुका है फील्ड में, और कुछ पोर्शन इसका बाहर है, ठीक है। तो लेट्स से कि इसका फ्रंट एंड जो कि यहां से चला था ये x दूरी पर है, और ये x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड मैं लिख दूंगा कि होगा क्या, कि ये v से भाग रहा होगा तो यहां पर एक बैटरी बन रही होगी, और ये काउंटर क्लॉकवाइज करंट भी इंड्यूस हो रहा होगा। तो ये जो वायर है ना आगे वाला फ्रंट एंड, इस पर एक फोर्स भी लग रहा होगा। ये फोर्स किधर लगेगा, तो अगर काउंटर क्लॉकवाइज करंट है इसका मतलब इस पर ऊपर की तरफ करंट होगा, तो IL क्रॉस B, इस पर जो फोर्स लगने वाला है ये पीछे की तरफ लगने वाला है FB। इसका मतलब इसको रिटार्ड करेगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। अच्छा, वेलोसिटी को कम करेगा, दैट मीन्स कि मैं ऐसे लिख सकता हूं इस FB की वैल्यू को, ये रिटार्ड करने वाला फोर्स है -mv dv अपॉन dx। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, ILB के बराबर। तो इस पर लगने वाला फोर्स -mv dv अपॉन dx, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू ILB, ठीक। अब जो हमारे पास करंट होगा इस इंस्टेंट पर, तो करंट क्या होगा, तो यहां पर हम अज्यूम कर सकते हैं एक ऐसी बैटरी बन गई होगी, तो करंट की वैल्यू होगी BLV। इस इंस्टेंट पर लेट्स से इसकी वेलोसिटी v हो गई होगी, तो BLV अपॉन r। तो इसको मैं लिख सकता हूं ये BLV, तो b स्क्वायर L स्क्वायर v अपॉन r, और यहां पर -mv dv अपॉन dx। तो बच्चों इस v से v को कैंसिल कर देते हैं, और ये माइनस को राइट साइड ले जाते हैं। इसको मैं लिखता हूं dv इज इक्वल टू -b स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन r, और ये कितना आ जाएगा dx, ठीक है। अब b स्क्वायर L स्क्वायर r को मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं, बिकॉज बार बार लिखना पड़ेगा इसे। b स्क्वायर L स्क्वायर r को एक कांस्टेंट मान लेता हूं k, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dv इज इक्वल टू -k टाइम्स dx, ठीक है। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी v0 दे रखा है और किसी भी इंस्टेंट पर v है, और x की वैल्यू 0 है, किसी भी इंस्टेंट पर x है, तो मैं लिख सकता हूं v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो देखिए v एज अ फंक्शन ऑफ x अगर मुझे लिखना हो तो v माइनस v0, और ये आ जाएगा कितना k इंटू x, तो वो -kx डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो v की वैल्यू लिख सकते हैं v0 माइनस kx, ठीक। ये हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या
हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का भी कोई ग्राफ है? हाँ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है, और ये कैसा है? पहले लीनियरली डिक्रीजिंग है, यानी कि 0 से एल तक ये लीनियरली डिक्रीजिंग है, यानी नेगेटिव स्लोप है। तो डेफिनेटली इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव स्लोप है और ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब जो वेलोसिटी वाला ग्राफ है ये डेफिनेटली ये सही हो सकता है। और इसके बाद ये हम देख सकते हैं कि L से टोटल 3L तक, L से टोटल 3L तक, यहां तक एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है। तो डेफिनेटली हम इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। L x की वैल्यू L से यहां से L से जब ये पूरा एंटर कर गया और 3L तक ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज अंदर इंड्यूस करंट होगा ही नहीं तो फोर्स भी नहीं होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसके बाद से फिर से हम देख सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी अगेन कम होगी। यही वेलोसिटी का रिलेशन हम इसके आगे के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अगेन क्या मिलेगा हमें? रिटार्डिंग फोर्स मिलेगा यहां पर, एफ बी, ये बैकवर्ड सी आएगा। और इस इंस्टेंट पर हम फिर से एक इंटरमीडिएट डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें कि ऐसा दिखा सकते हैं कि ये फ्रंट एंड यहां से टोटल एक्स चल चुका है, और इसके अब पिछले साइड पर जो मोशनल ईएमएफ की बैटरी बनेगी वो बनेगी, और इस पर फोर्स पीछे लग रहा होगा, तो अगेन ये क्या करेगा? रिटार्ड करेगा, और फिर से वही इक्वेशंस बनेंगी, और फिर से वेलोसिटी और कम होगी। इसलिए डेफिनेटली हम इस डी ऑप्शन को सही बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसके बाद से बच्चों देखते हैं कि हमारा करंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दो चीजें और निकालनी है। ये हमारा v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। अब करंट की वैल्यू होती है ILB, तो I करंट की वैल्यू होती है यहां पर, सॉरी ये ILB की वैल्यू नहीं होगी, तो करंट की जो वैल्यू होने वाली है वो BLV होती है। तो यहां पर करंट इज इक्वल टू BLV। तो देखिए B इंटू एल, और V एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल चुके हैं ऑलरेडी, V0 माइनस KX। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अगेन B इंटू एल इंटू V0 माइनस K इंटू B इंटू एल इंटू X। अगेन अगर हम I एज अ फंक्शन ऑफ X देखें तो सिमिलर पैटर्न नजर आएगा कि ये नेगेटिव स्लोप है, और x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम करंट से घटता हुआ करंट, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो लीनियरली डिक्रीजिंग। अच्छा, फिर इन द सेम वे अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं, मतलब अगर हम इस साइड में जाते हैं क्वेश्चन में, यहां पर बाहर निकलते हैं, तो फिर से जो हमारा करंट है उसमें एक बात तय है, उल्टा डायरेक्शन में आएगा, और उसकी वैल्यू है फिर से घटेगी, बिकॉज जो हमारा फोर्स लग रहा फिर से रिटार्ड करेगा, तो V क्या होगा? कम होगा। V कम होगा तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ BLV का पार्ट है तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो इंड्यूस ईएमएफ कम होगा तो करंट भी कम होगा, और फिर से वही लीनियर रिलेशन आने वाला है, तो डेफिनेटली लीनियरली डिक्रीज होगा। तो आगे के इतने लंबे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से बोल सकते हैं एक तो डायरेक्शन उल्टा होगा करंट का और लीनियरली डिक्रीज करेगा। तो सी ऑप्शन दिख रहा है, बिकॉज ए को हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था। तो यहां पर सी ऑप्शन में क्या दिख रहा है कि ये करंट घट रहा है एल तक, फिर करंट 0 है जब तक वो अंदर है, और इसके बाद से फिर से करंट की वैल्यू कुछ आ गई, वो नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये फिर घट जाएगी, और 4L के बाद फिर से क्या हो जाएगा? जब पूरा एग्जिट कर जाएगा तो 0। तो सी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन एक बचा फोर्स वाला, कि फोर्स का ग्राफ क्या होगा। तो बच्चों यहां पर बिना कैलकुलेशन के हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज बैकवर्ड। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा पीछे ही होगा। इसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि जब ये निकल रहा होगा तो इसमें फ्लक्स क्या हो रहा होगा? ये क्रॉस वाला फ्लक्स है अंदर की तरफ, ये डिक्रीज कर रहा होगा। तो इसको बढ़ाने के लिए ये कैसा करंट जनरेट करेगा? तो ये क्लॉकवाइज जनरेट करेगा। तो ये जो इसका पीछे वाला एंड है, इस पे नीचे से ऊपर करंट जाएगा, तो अगेन इस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगने वाला है ILB, ये पीछे ही लगेगा। मतलब डायरेक्शन एट बोथ द टाइम्स, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग एंड एट द टाइम ऑफ एग्जिट,
रिमेन्स सेम। तो जो हमें ये दे रखा है कि इसमें दोनों डायरेक्शन उल्टे उल्टे हैं, ये डेफिनेटली गलत है। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, सी और डी। तो ये भी एक अच्छा सवाल था जिसको हमने कुछ कैलकुलेशंस और फिर लॉजिकल बेसिस पर इसको आसानी से सॉल्व कर लिया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगले सवाल में हमसे बोल रहा है टू इंडक्टर्स L1 जिसका इंडक्टेंस दिया है 1 मिली हेनरी, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम, एंड L2 इंडक्टेंस दिया है 2 मिली हेनरी और इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, एंड द रेजिस्टर आर रेजिस्टेंस 12 ओम आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 5 वोल्ट बैटरी। तो सिंपल इसमें डायग्राम बना लेते हैं। एक 5 वोल्ट की बैटरी और हमारे पास इंडक्टर है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 3 ओम, तो 3 ओम बना लिए इसके साथ में 3 ओम। ठीक है, और ये है 1 मिली हेनरी। और फिर एक और है जो कि 2 मिली हेनरी है, तो ये है 2 मिली हेनरी। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, तो ये है 4, ये है 4 ओम। ठीक, और इसके बाद से बोल रहा है कि एंड अ रेजिस्टेंस आर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, यानी कि एक और रेजिस्टेंस आर है, इसकी वैल्यू कितनी है, 12 ओम है। ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। बोल रहा है कि द सर्किट इज स्विच्ड ऑन। लेट्स से कि यहां पर एक स्विच है, यहां पर एक मैंने स्विच बना दिया, यहां पर एक स्विच है और इस स्विच को T0 पर हमने ऑन कर दिया। ऑन करते ही क्या होगा, हम जानते हैं कि जिस सर्किट में इंडक्टर होता है तो इंडक्टर वाले ब्रांच में T इज इक्वल टू 0 पर कोई करंट नहीं बहता है, तो ये ओपन सर्किट हो जाता है। तो ये तो किसी काम का नहीं है, बेकार है। ठीक, तो एट T इज इक्वल टू 0 जो I की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी V अपॉन, ये वोल्टेज कितना दे रखा है बैटरी का, 5 वोल्ट, दैट इज 5 अपॉन 12, सिंपल। ठीक, इसके बाद से बोल रहा है कि ये T0 पर है। ठीक, इसके बाद इनफाइनाइट टाइम पर अगर हम बात करें तो ये जो सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, इंडक्टर्स विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक प्लेन वायर। तो इंडक्टर को अगर मैं प्लेन वायर से रिप्लेस कर दूं तो ये सर्किट कुछ इस तरह से सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये प्लेन वायर, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 4 ओम, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और एक और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 12 ओम। ठीक, और ये 5 वोल्ट की बैटरी। तो I एट T इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये कितना आने वाला है, तो ये 5 अपॉन, अगर इसका मैं कॉम्बिनेशन निकालूं तो कितना आने वाला है, 12 4 जा 48 बाई 16, इन दोनों का आ जाएगा 3, और 3 3 पैरेलल में कितना आने वाला है, 3/2, तो ये आएगा 10/3। ठीक, अब इन दोनों में एक मैक्स होगा, दूसरा मिन होगा। अब मैक्सिमम कब होगा, जब ये रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज मिनिमम। तो रेजिस्टेंस मिनिमम कब है, जब 3 एलिमेंट्स पैरेलल में आ गए। दैट मींस कि ये जो करंट आएगा ना, I मैक्स की वैल्यू आएगी 10/3 और I मिन T0 पर आएगा, तो T0 पर कितना आ जाएगा, 5/12। अब देख लेते हैं क्या पूछा, मैक्स इज टू मिन का रेशियो। तो I मैक्स इज टू I मिन, इसका रेशियो कितना आएगा, 10/3, और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स कट जाएगा और ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो टोटल कितना आ गया रेशियो, 8 आ गया। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस इंटीजर टाइप जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो जेई में बच्चों ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जिसमें अब सारे जेई एडवांस में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सवाल एकदम से टफ दे दिए, लेकिन हाँ इस चैप्टर से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल, जिसमें कि एक इजी टाइप का सवाल ये था जिसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक सर्किट हमारे सामने है, इन द सर्किट शोन L इज इक्वल टू 1 माइक्रो हेनरी, L इज इक्वल टू 1 माइक्रो हेनरी है, C इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैराड और R की वैल्यू दे रखी है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन AC सोर्स, V is equal to V naught sin omega t as shown. Which of the following options is are correct? इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? ये जेई एडवांस 2017 में पूछा गया सवाल है। AC सोर्स है और LCR, बेसिकली LCR सर्किट है। फ्रीक्वेंसी एट विच करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। बोल रहा है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें करंट वोल्टेज से उसके साथ फेज में आ जाएगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ R होगा, R से इंडिपेंडेंट। तो ऐसा कब होता है,
जब हमारे पास पावर फैक्टर सर्किट का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट LC। तो डेफिनेटली इसमें R पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ R हो जाएगा, तो डेफिनेटली दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 यानी ओमेगा टेंस टू 0 द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली 0। तो ओमेगा की वैल्यू 0 होने से क्या होगा, मतलब ये लगभग डीसी सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा। और ऐसे केस में ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का अगर ओमेगा 0 हो जाए तो कैपेसिटर का जो XC आता है 1/ωc, दिस विल बिकम इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब यहां से सर्किट ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर जाएगा और इसमें करंट क्या हो जाएगा, नियरली 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली बी ऑप्शन भी सही है। ओमेगा मच मच ग्रेटर देन 10⁶ रेडियन पर सेकेंड, द सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। अब इससे बहुत ज्यादा है, 10⁶ रेडियन पर सेकेंड से ओमेगा की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो ये सर्किट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक, अब अगर मैं इसमें इसके ओमेगा की बात करूं एट रेजोनेंस, तो ओमेगा रेजोनेंस की बात किया जाए तो ओमेगा एट रेजोनेंस इज अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा कितना, तो 1/2 अंडर रूट LC। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो ये आ जाएगा 1/√LC, 1/√LC। ठीक है, तो L की वैल्यू 1 माइक्रो हेनरी और C की वैल्यू 1 माइक्रो हेनरी, तो इसकी वैल्यू कितनी, 1 माइक्रो हेनरी 1 माइक्रो हेनरी, यानी 10⁻⁻12 टोटल आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 10⁻⁻6, तो ये आ गया 10⁻6। ठीक, अब ऐसा बोल रहा है कि इससे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, तो ये दिस विल बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। नहीं, इससे बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज अगर हम इसका ग्राफ बनाए, अगर इसका हम ग्राफ से एनालाइज करें तो ये करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऐसा कुछ आता है। मैक्सिमम करंट एट ओमेगा R होता है और इसके बाद से नियरली 0। अगर इससे बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, तो करंट नियरली 0 हो जाएगा, तो कैपेसिटिव सर्किट का कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज करंट क्यों 0 होगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो जाके इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज XL की वैल्यू होती है ओमेगा L। ठीक है, तो ओमेगा अगर बहुत बड़ा हो गया, टेंस टू इनफाइनाइट, तो हमारा XL की वैल्यू इनफाइनाइट, फिर से सर्किट ओपन और करंट लगभग 0, तो उससे बहुत ज्यादा पर तो कैपेसिटर की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है वो गलत है। द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज एज ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। फेज में कब आएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10⁻⁶ है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एनालिटिकल बेस्ड था, एनालिसिस से हमने आसानी से कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सवाल बोल रहा है द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट 3 टर्मिनल्स मार्क्ड X, Y and Z आर गिवन एज Vx is equal to V0 sin omega t, Vy is equal to V0 sin omega t plus 2π/3 and Vz is equal to V0 sin omega t plus 4π/3. An ideal voltmeter is configured to read RMS value of the potential difference between its terminal. It is connected between X and Y, then between Y and Z. The reading of the voltmeter. सिंपल, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। Vx, Vy, Vz 3 टर्मिनल्स का हमें वोल्टेज दे रखा है और हमसे बोला है कि वोल्टमीटर अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट किया जा रहा है और बताना है कि उनके आरएमएस की रीडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंसेस निकालने हैं, दैट मींस Vxy दैट मींस Vx माइनस Vy, Vyz दैट मींस Vy माइनस Vz, और फिर XY, YZ और XZ भी बोल सकते हैं। तो हम
कैसे सॉल्व कर सकते हैं? Vx माइनस Vy अगर मैं सॉल्व करूं तो मैथमेटिकली V0 sin ओमेगा टी माइनस V0 sin ओमेगा टी प्लस 2π/3। अगेन देयर विल बी अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। हम जानते हैं बच्चों, एसी के सवाल में ऐसा नहीं करते हैं। एसी के सवाल में सीधे हम किस पे चले जाते हैं? फेजर पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले इसका एक सुंदर सा फेजर ड्रॉ कर लिया जाए जिससे काम बहुत आसान हो जाए। तो एक चीज हमें ध्यान से देखना होगा, जो Vx वोल्टेज है वो ओमेगा टी, तो अगर ओमेगा टी को मैं रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल पर अज्यूम कर लूं तो जो Vy है उससे 2π/3 यानी 120 डिग्री आगे है, और ये 4π/3 यानी कि Vz है वो उससे 120 डिग्री आगे है। ठीक है, तो इसका अगर मैं फेजर ड्रॉ कर लूं तो रेफरेंस लाइन पर अगर मैं Vx की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली मैं ड्रॉ कर लेता हूं V0x, तो इससे 120 डिग्री आगे V0y, और इससे 120 डिग्री आगे अगेन ये V0z ड्रॉ होगा, और तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। अब हमसे बोला गया कि Vx माइनस Vy यही होता है Vxy। ठीक है, अब Vxy की वैल्यू मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूं, फिर RMS में कन्वर्ट कर लेंगे। तो Vx माइनस Vy का मतलब क्या है? वेक्टर वाइज यहां पर। तो ये Vy को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये माइनस Vy हो जाएगा, माइनस V0y, और अब इन दोनों का ये सम है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन है, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा Vxy। तो देखिए अगर ये 120 डिग्री का एंगल है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का एंगल। तो Vxy की वैल्यू ऑब्वियसली मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये अंडर रूट ऑफ V0 स्क्वायर प्लस V0 स्क्वायर प्लस 2 V0 इंटू अब इसमें एंगल कितना है? 60 डिग्री। 2AB cos थीटा होता है ना, तो 2A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, तो 2V0 का स्क्वायर cos 61/2, तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 3V0। बहुत बढ़िया, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गए V0xy। ठीक है, अब RMS निकालना है, तो Vxy का RMS वैल्यू के लिए √2 से डिवाइड कर देंगे, √3/2V0। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर हमें yz निकालना है तो डेफिनेटली Vy माइनस Vz, अगेन मैं इस तरह से कर दूंगा माइनस Vz, पीछे चला जाएगा, इनके बीच में 60 डिग्री एंगल, और फिर से जो हमारा आंसर आने वाला है सेम यही आंसर आने वाला है, बिकॉज 60 डिग्री का एंगल और V0 दोनों बराबर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर zx का निकालना चाहें तो zx में भी 120 डिग्री एंगल उल्टा करके जोड़ देंगे तो 60 डिग्री आएगा, यानी सेम जो RMS की वैल्यूज है तीनों में सेम आएगी। तो एक बात तो तय हो गई कि इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल, किसी दो टर्मिनल के बीच में हम वोल्टमीटर लगाएं वैल्यू सेम आएगी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ टू टर्मिनल्स, रीडिंग जो होगी इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ टू टर्मिनल्स। सी ऑप्शन तो होगा ही होगा। ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है? VRMS XY V0, बिल्कुल गलत है। फिर इसके बाद से बी ऑप्शन है YZ के बीच में, ये भी गलत है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है ये सही है। दैट मीन सी और डी दो ऑप्शन सही हो गए। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन जो कि हमसे AC से पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर लूप इज ट्विस्टेड टू फॉर्म 2 लूप्स। इसको ट्विस्ट करके ऐसे ऐंठ के 2 लूप बना दिया गया 8 के फॉर्म में, एज शोन इन द फिगर। एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द वायर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। यहां पे बोल रहा है कि इंसुलेशन है। ठीक है, द इंटायर लूप लाइज इन प्लेन ऑफ द पेपर, ये प्लेन ऑफ द पेपर में लाई कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर पॉइंट्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये क्रॉस दिखा रखा तो इनटू द प्लेन। एट t इज इक्वल टू 0 लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग। t0 पर ये लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग स्टार्ट कर देता है अबाउट कॉमन डायमीटर ऑफ द एक्सिस, इस कॉमन डायमीटर के अबाउट ये रोटेशन स्टार्ट कर देता है with angular velocity omega in the magnetic field. Which of the following options is are correct? The rate of change of flux is maximum when the plane of the loop is perpendicular to the plane of the paper. ठीक बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ डायरेक्शंस के बारे में एनालाइज करते हैं। अगर इस तरह से लूप घूम रहा है तो एक बात तय है कि ये 8 के फॉर्म में है, यानी कि अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो दोनों का एरिया वेक्टर उल्टा उल्टा होगा। दैट मीन्स अगर इसको आउटवर्ड ले लूं तो इसका एरिया वेक्टर होगा इनवर्ड्स। इट मीन्स कि दोनों में जो इंड्यूस ईएमएफ होने वाला है वो कैसा होने वाला है बच्चों? वो उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि नीचे वाले लूप में जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आएगी रोटेशन की वजह से, तो वो कुछ इस तरह से आ रही है। लेट्स से कुछ इस तरह से इसकी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ रही है किसी भी इंस्टेंट पर। तो जो अपर लूप है इसमें आ रहा है
तो इसमें आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अपर में आने वाला है क्लॉकवाइज। ऐसा कुछ सीन होने वाला है, मतलब दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। इसका मतलब अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं नीचे वाले का ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, और ऊपर वाले का इंड्यूस ईएमएफ इंडिविजुअल निकाल के सबट्रैक्ट कर सकता हूं। तो जो पहला बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब लूप इस प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है? तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इंड्यूस ईएमएफ तो एक बार हम देख लेते हैं। अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ लिखना चाहूं तो बच्चों किसी भी टाइम पर मैं मान सकता हूं, लेट्स से नीचे वाले लूप को मैं कुछ ये क्रॉस टाइप का फील्ड है और कुछ ये इस तरह से रोटेट हो गया है, और मतलब एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का कुछ एंगल आ गया है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये रोटेट होने से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल आ गया है, ये आ गया थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा टी होगी। तो इससे एसोसिएटेड मैं फ्लक्स कितना लिख सकता हूं? तो यहां पर आ जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी, बी डॉट ए से। अच्छा, इस बड़े वाले लूप का जो एरिया वेक्टर है वो डेफिनेटली 2a है, इसका एरिया का मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या लिखूंगा? डी फाई बाई डी टी। ठीक है, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आ जाएगी डी फाई बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज 2ba, और ये आ जाएगा कॉस का, तो डिफरेंशिएशन ओमेगा और माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी। तो अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम तब होगी जब ये ओमेगा टी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, यानी कि ये जो ओमेगा टी है, थीटा है, वो 90 डिग्री हो। थीटा किसके बीच का? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब देखिए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, दोनों में से हम बात कर लें तो 90 कब होगा? इस केस में, ऊपर वाले केस में अगर मैं मान लूं कि एरिया वेक्टर अंदर है तो उसमें 0 डिग्री का इस इंस्टेंट पर एंगल है और नीचे वाले का 180 डिग्री एंगल है। लेकिन जब ये लूप प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा एक का, दूसरे का इधर आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री होने वाला है। तो ये तब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हो गया। इसके बाद से बी, द नेट इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। दोनों लूप की वजह से जो नेट ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल होगा कॉस ओमेगा टी के। ठीक है, तो मैं सबसे पहले नीचे वाले लूप की वजह से ई इंड्यूस निकाल सकता हूं, तो लेट्स सी इसको मैं E1 बोलता हूं, तो डेफिनेटली डी फाई अपॉन डी टी, ई इंड्यूस की वैल्यू एक और माइनस साइन आता है, तो यहां पर माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू माइनस के साथ आया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ऑब्वियसली आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने बोला कि दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के हमें सबट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पर ये आ जाएगा 2ba ओमेगा साइन ओमेगा टी। इन द सेम वे जो अपर वाला है छोटा वाला, उसके लिए इसी तरह से ba ओमेगा साइन ओमेगा टी आने वाला है। ठीक है, तो ये जो हमसे पूछ रहा है कि द नेट ईएमएफ, अब नेट ईएमएफ की बात करें, ई नेट की जब हम बात करें तो इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा ba ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी देखते हैं, किसका पूछा है? कॉस के, तो डेफिनेटली रॉन्ग ऑप्शन है, बिकॉज ये किसके प्रोपोर्शनल है? साइन के प्रोपोर्शनल है। इसके बाद से बच्चों देखिए, और सी में बोल रहा है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू लूप्स। दोनों के एरिया के प्रोपोर्शनल है। डेफिनेटली दिस इज नॉट करेक्ट, कि यहां पर एरिया दोनों लूप का अगर सम ले लूं तो 3a आना चाहिए, तो 3a तो है नहीं, वहां a है। अब यहां देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू स्मॉलर लूप अलोन। तो यहां पर अगर ई नॉट की वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो ba ओमेगा होगा, तो ba ओमेगा। अच्छा, अब बोल रहा है स्मॉलर लूप का मैक्सिमम, तो स्मॉलर लूप का तो ये है, तो ई नॉट स्मॉलर लूप, इसकी वैल्यू ba ओमेगा, ये दोनों सेम होगा,
तो ऑप्शन में भी यही बोल रहा है और यहां से भी यही मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसमें दो ऑप्शन बच्चों सही हो गए, ए और डी। ठीक है, तो ये भी एक इजी कैटेगरी का ही सवाल कहा जा सकता है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। तो बच्चों इस तरह से आज हमने देखा ईएमआई और एसी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और थैंक यू।